हाँ जी, जीसी क्लासेज में आज एनवायरमेंटल साइंस से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो देखिए, जो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर हमने कहा था कि कुछ जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ एनवायरमेंटल साइंस से संबंधित टर्मिनोलॉजी से संबंधित है। आपके सामने बोर्ड पे जो कुछ यहाँ पर जो टर्म लिखे गए हैं, इकेड्स, इकोफिन, इकोटाइप, इकोस्पीज या इकोक्लाइन, ठीक है, ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी है जो हमको देखने में यहाँ से इतना तो पता चल जाता है कि ये सारी की सारी टर्म इकोटाइप, इकोस्पीसीज, इकोफिन, ये कहीं ना कहीं इकोलॉजी से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। इतना हमको यहाँ पर पता लग जाता है कि ये जो भी टर्म दे रखे हैं वो सारी टर्म एनवायरमेंटल साइंस में इकोलॉजी से या इकोसिस्टम से एक संबंधित टर्मिनोलॉजी है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट को, जब इन कभी टर्मिनोलॉजी का जब पेपर में या एमसीक्यू में जब पूछा जाता है तो वहाँ पर हमको बहुत ही बड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन रियल मायने में ये इन टर्मिनोलॉजी की अपनी एक बहुत बड़ी महत्वता है, तो हमारे एमसीक्यू के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट और हमको पता भी होना चाहिए कि भाई इन टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर हम सीधा सीधा अगर इनके डिफरेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या होगा कि जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लासेज के अंदर पहले भी हमने बात की कि हमने सबसे पहले बात की थी भाई ऑर्गेनिज्म की। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या बनाते हैं भाई, आगे चल के पॉपुलेशन, आबादी बनाते हैं। आबादी से आगे चल के क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है, और ये कम्युनिटी आगे चल के क्या बनाती है, एक इकोसिस्टम का निर्माण करती है। तो देखिए, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है, जब ऑर्गेनिज्म ग्रुप के अंदर स्पीसीज का निर्माण करते हैं तो ऐसी जो बहुत सारी स्पीसीज किस में मौजूद होती है, डिफरेंट स्पीसीज कम्युनिटी में मौजूद होती है। तो आपने देखा होगा कि अब क्या होते हैं कि कुछ बहुत बार देखे होंगे कि कुछ पेड़ पौधे वगैरह एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, या कुछ एनिमल्स भी एक दूसरे के साथ में सिमिलर्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि एनवायरनमेंट के साथ में इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर या इन स्पीसीज के ऊपर किस तरह का प्रभाव होता है, कि एनवायरनमेंट का किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी स्पीसीज के ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट होने से उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर, मॉर्फोलॉजी मतलब जो उसकी बाहरी आकार की है, उस बाहरी आकारकी के अंदर या उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, उस फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे क्या इफेक्ट होता है, और एनवायरनमेंट का उसके ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जीनोटाइप के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी जीव या स्पीसीज के ऊपर जब एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है तो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और उसके जीनोटाइप पर क्या इफेक्ट होता है, उस बेस पर हमने क्या किया है, ये चार टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो पहली टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं इकेड्स या इकोफिन, ठीक है, इकेड्स या इकोफिन। तो जैसा कि हमने पहले कहा है कि ये इकेड्स या इकोफिन क्या होते हैं, अपने आप में मॉर्फोलॉजिकल चेंज फॉर्म। इसको क्या कहोगे आप, मॉर्फोलॉजिकल चेंज फॉर्म बोलोगे आप, कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज फॉर्म या इकेड्स या इकोफिन। तो देखिए, ऐसी जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज फॉर्म होती है तो ये कैसे बनते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ये रियल में इकेड्स या इकोफिन बनते किस तरह से हैं, कि आप किनको इकेड्स या इकोफिन बोलोगे और कब आप इनको ही क्या बोलोगे, इकोटाइप्स बोलोगे। तो देखिए, अगर हम बात करें क्या होता है जब किसी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है, जब कोई स्पीसीज है किसी हैबिटेट के अंदर रहते हैं, मान लीजिए कोई स्पीसीज है, कोई पर्टिकुलर जो उसका आवास है, उस आवास के अंदर ये हमेशा रहती है स्पीसीज। जैसे मान लीजिए ये इसका आवास क्या था, ए, इस हैबिटेट के अंदर कोई स्पीसीज हमेशा से रहती आ रही है, लेकिन किसी वजह से मान लीजिए अब की बार ये स्पीसीज क्या करी, इस हैबिटेट ए से निकल के दो अलग आवास में चली गई है। जैसे कि हैबिटेट ए नया आवास है, यानी कि नया एनवायरनमेंट हो गया, इधर चले गए किसके अंदर, हैबिटेट सी, किसके अंदर चले गए, हैबिटेट सी। यानी कोई जाति थी, कोई जाति आपकी क्या कर रही है भाई, कोई जाति हैबिटेट ए से निकलकर किधर चली गई, हैबिटेट बी और हैबिटेट सी में चली गई।
यानी कि अब आपका एनवायरनमेंट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका था। इस जाति का एनवायरनमेंट पहले क्या था, हैबिटेंट ए था, लेकिन अब एनवायरनमेंट अब ये जाति इधर भी चली गई, कुछ इस जाति के कुछ मेंबर किधर चले गए, हैबिटेंट सी में चले गए। तो इस तरह से किसी भी जाति के जब मेंबर जब दोनों साइड में दो नए आवास में चले जाते हैं, तो अब इस नए एनवायरनमेंट के अंदर इस जाति के क्या होंगे, कैरेक्टर बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नए एनवायरनमेंट के अंदर अब इनको सरवाइव करने के लिए इस जाति के जो मेंबर हैं, इस स्पीसीज के जो मेंबर हैं, उन मेंबर्स को सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस न्यू एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को ढालना शुरू करना पड़ेगा। और अब की बार इन दोनों के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे, नए मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पर कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिफरेंट, यही बोलोगे भाई, आपके यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हैबिटेंट बी। इस आवाज के अकॉर्डिंग यहां पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आ जाएंगे, यहां भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। सही बात है। अब ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हो चुके हैं भाई, चेंज हो चुके हैं, लेकिन इस स्पीसीज का दोनों जगह पर आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो चेंज हो गए, लेकिन इनका जीनोटाइप सेम है। इनका जीनोटाइप सेम है, इधर भी इसका जीनोटाइप यही है जो जीनोटाइप यहाँ था स्पीसीज का, क्योंकि किसी भी जीनोटाइप में कोई अब बदलाव नहीं हुआ है। ये लो जी, यानी जीनोटाइप आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा या फिक्स रहेगा। जीनोटाइप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जीनोटाइप को क्या कर दोगे आप, फिक्स कर दोगे। मतलब कि इकेड्स या इकोफिन्स वो मेंबर होते हैं किसी स्पीसीज के जिनके ऊपर एनवायरनमेंट के अलग अलग प्रभाव की वजह से वो अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो बदल लेते हैं, लेकिन कभी भी उनके जीनोटाइप में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। उनका जीनोटाइप हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि अब की बार यहां पर क्या हुआ कि इनको वापस से अगर नए आवास के अंदर अगर आ गए ये लोग, मान लीजिए इनको वापस से हैबिटेंट ए के अंदर ला दिया जाए, इनको वापस नए आवास से किस पे आ जाए, पुराने आवास के ऊपर आ जाए, तो इनके कैरेक्टर वापस कैसे ही हो जाएंगे, जो आपके पहले स्पीसीज के मेंबर्स थे, वापस दिखने में, रंग रूप में, कामकाज में, बिहेव में बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे ये पहले थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज तो होते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज तो होते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं, क्योंकि नए आवास में आने के बाद में आप यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आर नॉट परमानेंट। जो पुराने वाले जो कैरेक्टर थे वापस उनमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और आप क्या कह दोगे कि भाई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर परमानेंट नहीं होते हैं। और ऐसे जो अलग अलग आवास के अंदर ये जो चली गई थी जातियां, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इकोफिन्स। तो हैबिटेंट ए की जाति के मेंबर थे, हैबिटेंट बी में चले गए, हैबिटेंट सी में चले गए, और अब ये आपस में क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के इकोफिन्स कहलाते हैं। तो इकोफिन्स वो होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो जिनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन जीनोटाइप क्या होता है, उनका सेम होता है। यानी हमेशा ध्यान रखना, इकोफिन्स के केस में एक ही बात रहेगी कि इनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन इसकी जो जीनोटाइप होता है वो हमेशा सेम होता है या फिक्स होता है, यानी कोई किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। ये लो साहब, और इनसे जो जन्म लेने वाली जो संतानें होती है, इनसे जो जन्म लेने वाली जो संतानें भी होगी, हैबिटेंट बी के अंदर भी जो आगे चल के जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो भी कैसी नेचर के होंगे भाई, फर्टाइल। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है कि पेरेंट्स से जो जन्म लेने वाली जो संतान होती है उस संतति को क्या कह देते हैं हम, ऑफ स्प्रिंग कर देते हैं। इकोलॉजी की ये क्या होती है, टर्मिनोलॉजी होती है।
कैसे होती है, फर्टाइल नेचर की होती है, मतलब ये आगे चलकर दूसरे और संतानों को भी जन्म दे सकते हैं जब ये पेरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग हमेशा क्या रहती है, फर्टाइल रहती है। तो तीसरी बात यहाँ पर क्या निकल के आती है आपके सामने, यहाँ की जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो हमेशा क्या होगी, फर्टाइल होगी। ये लो जी, ऑफ स्प्रिंग क्या होगी आपकी, फर्टाइल होगी। ये लीजिए। अब देखिए इसके बाद में जो इकेड्स या इकोफिन्स हो गया था, जहां तक है टेम्परेरी वेरिएशन, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज क्यों हुआ था, क्योंकि नए आवास के अंदर इनको क्या था, जिंदा रहना था। नए आवास में इस स्पीसीज के मेंबर को जिंदा रहना था, इसलिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बदल गए। जीनोटाइप हमेशा फिक्स रहेगा, जीनोटाइप में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसी तरह से जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, इसी तरह से जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई कि आपके अलग जो वर्ड्स होता है, इसी से एक मिलता जुलता वर्ड और होता है इकोटाइप। क्या बोलोगे भाई, इकोटाइप्स। अब जब आपका इकोफिन, जब आपके ये इकोफिन ही लंबे टाइम तक सरवाइव कर रहे हैं नए एनवायरनमेंट के अंदर, जब आपके ऐसे इकोफिन ही सरवाइव करते हैं टू लॉन्ग, सर्वाइव इन न्यू हैबिटेट, लंबे टाइम तक अब आपके सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे इकोफिन्स की, बहुत सालों तक चल रही है। पेरेंट है, पेरेंट से संतान, संतान फिर पेरेंट बनती है, फिर संतति होती है, आगे कई पीढ़ियां जब चल चुकी होती है, कई पीढ़ियां जब इसमें चल चुकी होती है, तो ऐसे केस में क्या हुआ, जब ऐसी इकोफिन्स जब लंबे टाइम तक सर्वाइव कर चुके हैं किसी नए हैबिटेट के अंदर, तो अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपके परमानेंट हो जाएंगे। ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अब की बार क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, उसमें अब की बार कोई चेंजेज नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जो ऐसे कि कोई जाति नए हैबिटेट के अंदर गई, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बदलते गए, कई पीढ़ियां चलती रही क्योंकि लंबे टाइम तक चल रही है, तो आगे चल के उनके ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स परमानेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ चल के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, परमानेंट। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स परमानेंट हो जाएंगे। ये लीजिए, तो समझने की बात हुई, इंपॉर्टेंट भी है। और किसके साथ परमानेंट हो गए, टुगेदर विद जीनोटाइप, क्योंकि जीनोटाइप वैसा ही हो जाएगा। उस नए एनवायरनमेंट के अंदर जो जीनोटाइप फिक्स हुआ था, उस जीनोटाइप जो फिक्स हुआ था उसके जैसा ही क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी हो जाएगा। यानी कि पहले तो बात क्या कर रहे थे, यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या थे, डिफरेंट थे और फिक्स नहीं थे, जबकि यहाँ पर क्या था, आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जीनोटाइप तो सेम फिक्स रहा, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यहाँ पर फिक्स नहीं थे। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हो चुके हैं, आपके परमानेंट हो चुके हैं, जीनोटाइप इनका फिक्स हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका फिक्स हो जाएगा। और ऐसे जो इनके बीच, इनसे जो उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं, इनसे जो उत्पन्न होने वाली जो संतानें ऑफ स्प्रिंग है, ये भी क्या होगी भाई, फर्टाइल नेचर की है, मतलब आगे चल के ये नई संतानों को उत्पत्ति कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर परमानेंट हो गए, जबकि यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर परमानेंट नहीं होते। लिख सकते हो आपकी नॉट परमानेंट, ठीक है, यहाँ के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर परमानेंट नहीं होते। ये लो जी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज फॉर्म बोला इसको, मॉर्फोलॉजिकल चेंज फॉर्म इकेड या इकोफिन्स को ही क्यों बोला गया, वो इसलिए बोला गया क्योंकि ये नए आवास में जाके वहाँ के हिसाब से अपने आप की मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेते हैं, वापस पुराने आवास में लौटते हैं, तो इनकी मॉर्फोलॉजी वापस पहले जैसे हो जाती है। तो यहाँ पर नॉट परमानेंट है, जबकि इकोटाइप्स के केस में क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं, आपके हमेशा परमानेंट होते हैं। जीनोटाइप के साथ क्या हो जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं, और जैसा वातावरण होता है वैसे ही उसके कैरेक्टर हमेशा स्टेबल हो जाते हैं। किसके साथ में, जीनोटाइप के साथ में हमेशा फिक्स हो जाते हैं।
अब इसी में थोड़ी सी एक कड़ी और जोड़ सकते हैं अपन कि आपकी जो ये टर्मिनोलॉजी दी गई है यहां पर, कि यहां पर एक वर्ड और बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इको स्पीसीज। क्या बोलोगे भाई? इको स्पीसीज। इको स्पीसीज क्या होती है भाई? अब देखिए थोड़ा सा समझिए, आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को परमानेंट कह दिया, बिल्कुल सही बात है। जीनोटाइपिक जो कैरेक्टर्स है, जीनोटाइपिक कैरेक्टर के साथ भी इसको अपन ने क्या कर दिया भाई? फिक्स कर दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनसे जो उत्पन्न होने वाली जो संतानें होती है, इनसे जो उत्पन्न होने वाली संतति होती है, जो एनवायरमेंट के अंदर, वहां पर नए एनवायरमेंट के अंदर जाके वो संतति जब डेवलप हो रही है बार बार, तो भी वो फर्टाइल नहीं होती, इनफर्टाइल इन नेचर की होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि खच्चर वगैरह क्या होता है, इसी तरह का एक मिलता जुलता एग्जाम्पल है इको स्पीसीज से रिलेटेड। तो कह सकते हैं अपन इको स्पीसीज में क्या हुआ, क्या कह सकते हो? इको स्पीसीज को आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर परमानेंट है, बिल्कुल सही बात है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर परमानेंट है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर परमानेंट होता है। जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होते हैं? फिक्स हो जाता है। ये लो, जीनोटाइप इसका फिक्स हो जाता है। फर्क सिर्फ कितना सा है यहाँ पर, ऑफ स्प्रिंग इनफर्टाइल है। ऑफ स्प्रिंग क्या कहलाती है? इनफर्टाइल कहलाती है। ये लो जी। तो यहाँ पर यह है कि अगर ये बात बोल ली जाए, ये तीन वर्ड हो तो उसको क्या बोल दिया अपन ने? इकोटाइप बोल दिया। अगर ये तीन वर्डिंग है तो उसको हमने क्या बोल दिया? इको स्पीसीज बोल दिया। अदरवाइज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल जो चेंज फॉर्म होती है वो आपकी हमेशा क्या कहलाती है? इकेट्स या इकोफिन कहलाते हैं। अब एक और जो इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी के पेपर में भी जिसको पूछा गया है, इकोक्लाइन। इसको हम समझ भी जाएंगे इजीली। इकोक्लाइन क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जब जनरली या कंटिन्यूअसली चेंज होती है कोई भी स्पीसीज का कंपोजिशन, इकोक्लाइन की खास बात क्या होता है? फटाफट, ग्रेजुअली। ये तो सब प्रक्रिया कैसी थी? बहुत धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इकोक्लाइन के केस में प्रक्रिया क्या होती है? बहुत ज्यादा फास्ट होती है। एंड कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है हमेशा। किसके अंदर? इन कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है कि कोई जाति होती है, उसका जो कंपोजिशन होता है, उसके कंपोजिशन के अंदर ग्रेजुअली और कंटिन्यूअसली हमेशा क्या होता रहता है भाई? चेंज होता रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत बार, स्किन का कलर क्या होता है? स्किन का कलर की ह्यूमन की जो पॉपुलेशन होती है, जैसे भी कोई ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, जो जहां भी कोई पॉपुलेशन या आबादी रह रही है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में कोई आबादी रह रही है तो इंडिया की आबादी बोल देंगे अपन। यूएस, अमेरिका या यूरोप की आबादी है तो हमने वहां की बोल दी। तो क्या होता है कि जो स्किन का जो कलर होता है वो क्या होता है? ग्रेजुअली क्या होता रहता है? आपका चेंज होता रहता है। कि जब एक इकोटाइप दूसरे हैबिटेंट के अंदर जाता है, जैसे भारत वाला यूरोप के अंदर जाके रहने शुरू कर देगा, तो यूरोप में जाने पर उसकी स्किन का कलर क्या होगा? धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। या यूरोप से आके कोई भारत में रहना शुरू हो जाएगा तो उनके भी क्या होगा? स्किन का कलरेशन क्या होगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भारत से ही निकल के जैसे कोई यूरोप में जाके रहने लग गया, ठीक है, और स्किन कलर धीरे धीरे चेंज होने लग गया, तो वो भारतीय ही जब वहां पर रह रहा है कहीं भी बाहर फॉरेन वगैरह के अंदर, तो वो उसका क्या कहलाने लग जाएगा? इकोक्लाइन कहलाना शुरू हो जाएगा। तो इकोक्लाइन का बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन की वो जैसे एनवायरमेंट में जाती है उसी हिसाब से उसका स्किन का कलरेशन चेंज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, स्किन कलरेशन। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरह का, ग्रेजुअली चेंज इन इंडिजिनस पॉपुलेशन।
इंडिजिनस का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन हुई, जहाँ पर रह रही है जिस पर्टिकुलर लोकल एरियाज के अंदर, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंडिजिनस। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, इसका बढ़िया एग्जाम्पल हो गया ग्रेजुअली चेंज ऑफ वन इकोटाइप टू अनदर इकोटाइप। ठीक है, यानी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, परमानेंट होता है। जीनोटाइप क्या रहता है, इस चेंज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से जीनोटाइप भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और इससे जो उत्पन्न होने वाली संतानें होती है वो हमेशा क्या होती है, फर्टाइल है। तो ऐसा जो इकोटाइप है, एक इकोटाइप ही दूसरे इकोटाइप के अंदर जब चेंज होना शुरू हो जाता है, एक इकोटाइप ही जब दूसरे इकोटाइप के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है, लेकिन कैसे भाई, हमेशा ग्रेजुअली। इकोक्लाइन के केस में चेंजेज कैसा होता है भाई, बहुत ग्रेजुअली होता है, फास्ट चेंजेज होते हैं और कंटिन्यूअसली चेंजेज होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, इकोक्लाइन कह देते हैं। तो कहने का ये हुआ कि जो ये चार टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, इन चार टर्मिनोलॉजी के अंदर जिसमें से हमने बोला इकेड्स, इकोटाइप, इको स्पीसीज और इकोक्लाइन, तो कभी भी इनके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपसे कभी ये पूछा भी नहीं जाए तो बहुत बार इनका एमसीक्यू के क्वेश्चंस या ऑप्शंस में इस्तेमाल कर लिया जाता है इन शब्दों का, और उसमें क्या होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए बहुत बढ़िया तरीका ये है कि आप इन चार वर्ड में डिफरेंस को समझ लीजिए, तो कभी भी इन चार वर्ड को अपने को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार हम देख सकते हैं फटाफट कि इकेड्स या इकोफिन्स वो हुए जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज फॉर्म होती है। कोई भी स्पीसीज का मेंबर एक आवास से निकल के जब अलग अलग आवास में जाएगा तो वहां पर उस नए हैबिटेंट के हिसाब से वो अपने कैरेक्टर को क्या कर लेगा, बदल लेगा, लेकिन वो कैरेक्टर हमेशा स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि उसका जीनोटाइप अभी तक क्या है भाई, उस कैरेक्टर के हिसाब से नहीं चल रहा। यानी कि आपका कैरेक्टर तो बदल जाता है और जीनोटाइप आपके हमेशा क्या रहते हैं, पहले जैसे ही रहते हैं। तो वापस जब आप नए उसी पुराने आवास के अंदर जब आओगे या कहीं भी इन दोनों स्पीसीज को एक आवास में भेज दोगे तो वापस उनके कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, वापस कैसे हो जाते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं। यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर नॉट परमानेंट। यानी इकेड या इकोफिन क्या होते हैं, नए आवास में जाके अलग अलग दिखना जरूर शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग दिखना हमेशा उनका परमानेंट नहीं होगा। वापस पुरानी जगह पे लौट के आएंगे तो वापस वो वैसे की वैसे ही दिखना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी फॉर्म को क्या बोल देते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंज फॉर्म। इससे उत्पन्न होने वाली संतानें भी होगी, वो कैसी होगी आपकी, हमेशा ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये नए आवास पे भी जाके अपनी संतानों को उत्पन्न करते रहेंगे, जो हमेशा कैसी रहेगी, फर्टाइल रहेगी, जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकोटाइप के केस में क्या होता है, अब की बार लंबे टाइम तक, अब की बार क्या कहा आपने, लंबे टाइम तक नए आवास में रहना शुरू हो गए ऐसे इकेड या इकोफिन्स, तो फिर आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जीनोटाइप के साथ में क्या होंगे, फिक्स होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, आपके परमानेंट होने वाले हैं। ठीक है, कि अब की बार ऐसे इकोटाइप, अब की बार ऐसे इकोटाइप क्या हो गए, आपके उस नए आवास के हिसाब से क्या हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं। वो इकोटाइप उस नए एनवायरनमेंट के हिसाब से कंप्लीटली ढल चुके हैं, और उनसे भी जो संतानें उत्पन्न होगी वो भी कैसी होगी, फर्टाइल होगी। यहाँ भी इस संतानें यहाँ भी जो नए एनवायरनमेंट में गए हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर क्या हुए हैं, अभी परमानेंट नहीं हुए हैं। संतानें उत्पन्न हो रही है लेकिन फर्टाइल है। यहाँ पर क्या हुए, कैरेक्टर चेंज हो गए हैं, परमानेंट है, और उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें क्या है, फर्टाइल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाइए इको स्पीसीज। इको स्पीसीज के केस में क्या बोल दोगे भाई, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसी की तरह परमानेंट भी है, जीनोटाइप के साथ फिक्स भी है, लेकिन उनके जो उत्पन्न होने वाली जो संतानें होती है वो हमेशा क्या होती है, इनफर्टाइल होती है। कहने का मतलब ये आगे चल के नई संतानों को जन्म नहीं दे सकते। ऐसे ऑफ स्प्रिंग जब पेरेंट होते हैं तो वो कभी भी आगे नए संतति को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा क्या कहलाता है, इको स्पीसीज कहलाता है। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, इकोक्लाइन। कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका इकोटाइप था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर परमानेंट तो हो चुके थे उसके, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ऐसा इकोटाइप जब कोई एनवायरनमेंट में कहीं पर जाएगा
किसी नई जगह पे जाएगा तो उस एनवायरनमेंट के साथ में उसके कंपोजिशन में फटाफट क्या होंगे, चेंजेज होना शुरू हो जाएंगे। जैसा किसमें देखने को मिलता है, ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। जैसी जगह पे जाते हैं उसी हिसाब से स्किन का कलर लाइट या डार्क होना शुरू हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके इकोक्लाइन कहलाते हैं। तो कहने का ये हुआ कि जहां तक है मेरे हिसाब से आप लोग इन 4 वर्ड्स का मतलब समझ चुके होंगे और इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लासेज के अंदर इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।